नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी शिक्षा संसार में। बच्चों, कल हम आपकी आरोह पाठ्य पुस्तक का अंतिम अध्याय 18 श्रम विभाजन और जाति प्रथा पढ़ रहे थे, जिसका एक भाग हम पढ़ चुके थे, जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जातिवाद के आधार पर जो श्रम विभाजन किया जाता है उसका विरोध किया था और कुछ तर्क दिए थे और ये सिद्ध किया था कि किस प्रकार जाति के आधार पर श्रम विभाजन करना समाज के लिए सही नहीं है। तो अब हम जानेंगे कि अंबेडकर जी की कल्पना का आदर्श समाज कैसा होगा। जाति प्रथा के खेदजनक परिणामों की नीरस गाथा को सुनते सुनाते आप में से कुछ लोग निश्चय ही ऊब गए होंगे। यह अस्वाभाविक भी नहीं है। अतः अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। ठीक है, यदि ऐसा पूछेंगे तो मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृता पर आधारित होगा। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु जो है हमारे लिए नोट करने लायक वो है कि अंबेडकर जी की कल्पना का आदर्श समाज किन 3 सिद्धांतों पर आधारित है। स्वतंत्रता मतलब लिबर्टी, समता मतलब इक्वालिटी और भ्रातृता मतलब फ्रेटर्निटी। तो क्या यह ठीक नहीं है? भ्रातृता अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे तक संचारित हो सके। ऐसे समाज की बहुविधि हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इनमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। तो मुख्य रूप से इसमें जो बिंदु ध्यान देने योग्य है वो ये है कि भाईचारे का अर्थ है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखे। इसी प्रकार स्वतंत्रता पर भी क्या कोई आपत्ति हो सकती है? गमनागमन की स्वाधीनता, जीवन तथा शारीरिक सुरक्षा की स्वाधीनता के अर्थों में शायद ही कोई स्वतंत्रता का विरोध करे। इसी प्रकार संपत्ति के अधिकार, जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक औजार व सामग्री रखने के अधिकार, जिससे शरीर को स्वस्थ रखा जा सके, के अर्थ में भी स्वतंत्रता पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती। तो फिर मनुष्य की शक्ति के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग की भी स्वतंत्रता क्यों न प्रदान की जाए। तो यहाँ पे अंबेडकर जी कहते हैं कि जब हर प्रकार की स्वतंत्रता के हम पक्ष में है, चाहे वो गमनागमन आने जाने की स्वतंत्रता हो, जीवन या शारीरिक सुरक्षा की स्वतंत्रता हो, तो फिर मनुष्य अपनी क्षमता का बेहतर विकास कर सके, उसका प्रभावशाली प्रयोग कर सके, उसकी स्वतंत्रता क्यों नहीं दी जाती? उसकी स्वतंत्रता भी मनुष्य के पास होनी चाहिए। अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से कहा जा रहा है कि काम चुनने की स्वतंत्रता मनुष्य के पास होनी चाहिए। जाति प्रथा के पोषक जीवन, शारीरिक सुरक्षा तथा संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को तो स्वीकार कर लेंगे, परंतु मनुष्य के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए जल्दी तैयार नहीं होंगे, क्योंकि इस प्रकार की स्वतंत्रता का अर्थ होगा अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता किसी को नहीं है। तो इसका अर्थ उसे दास्ता में जकड़ कर रखना होगा, क्योंकि दास्ता केवल कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जा सकता। दास्ता में वह स्थिति भी सम्मिलित है जिससे कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। यह स्थिति कानूनी पराधीनता न होने पर भी पाई जा सकती है। उदाहरणार्थ, जाति प्रथा की तरह ऐसे वर्ग होना संभव है जहाँ कुछ लोगों की अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशे अपनाने पड़ते हैं। अर्थात ये भी बच्चों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें से बनता है, इस गद्यांश में से, कि अंबेडकर जी के अनुसार दास्ता की व्यापक परिभाषा क्या है। दास्ता मतलब गुलामी,
और पराधीनता मतलब किसी दूसरे के अधीन होना मतलब गुलामी। तो अंबेडकर जी कहते हैं कि सिर्फ कानूनन रूप से किसी के दास होना ही दासता नहीं कहलाती, बल्कि जब हमें अपनी इच्छा से काम चुनने की स्वतंत्रता ना मिले, किसी और के द्वारा हमारे लिए निर्धारित कार्य को हमें चुनना पड़े मजबूरी में, तो वो स्थिति भी दासता की स्थिति कहलाएगी। तो अंबेडकर जी की कल्पना का जो आदर्श समाज होगा उसमें सबको काम चुनने की स्वतंत्रता होगी, ताकि व्यक्ति अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार अपना विकास कर सके। अब आइए समता पर विचार करें। क्या समता पर किसी की आपत्ति हो सकती है? फ्रांसीसी क्रांति के नारे में समता शब्द ही विवाद का विषय रहा है। समता के आलोचक यह कह सकते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते, और उनका यह तर्क वजन भी रखता है, लेकिन तथ्य होते हुए भी यह विशेष महत्व नहीं रखता, क्योंकि शाब्दिक अर्थ में समता असंभव होते हुए भी यह नियामक सिद्धांत है। मनुष्य की क्षमता 3 बातों पर निर्भर रहती है: शारीरिक वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार अर्थात सामाजिक परंपरा के रूप में माता पिता की कल्याण कामना, शिक्षा तथा वैज्ञानिक ज्ञानार्जन आदि सभी उपलब्धियां जिनके कारण सभ्य समाज जंगली लोगों की अपेक्षा विशिष्टता प्राप्त करता है, और अंत में मनुष्य के अपने प्रयत्न। इन तीनों दृष्टियों से निस्संदेह मनुष्य समान नहीं होते। तो क्या इन विशेषताओं के कारण समाज को भी उनके साथ असमान व्यवहार करना चाहिए? समता विरोध करने वालों के पास इसका क्या जवाब है? मतलब शारीरिक वंश परंपरा को देख लिया जाए या सामाजिक उत्तराधिकार को देख लिया जाए, तो इस पर व्यक्ति का कोई वश नहीं है, माना इसके आधार पर सब समान नहीं है। लेकिन अंबेडकर जी किस समानता की बात करते हैं वो जानते हैं अगले गद्यांश में। व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण से असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार को अनुचित नहीं कहा जा सकता। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने का पूरा प्रोत्साहन देना सर्वथा उचित है। परंतु यदि मनुष्य प्रथम 2 बातों में असमान है, तो क्या इस आधार पर उनके साथ भिन्न व्यवहार उचित है? उत्तम व्यवहार के हक की प्रतियोगिता में वे लोग निश्चय ही बाजी मार ले जाएंगे जिन्हें उत्तम कुल, शिक्षा, पारिवारिक ख्याति, पैतृक संपदा तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त है। इस प्रकार पूर्ण सुविधा संपन्नों को ही उत्तम व्यवहार का हकदार माना जाना वास्तव में निष्पक्ष निर्णय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह सुविधा संपन्नों के पक्ष में निर्णय देना होगा। अतः न्याय का तकाजा यह है कि जहां हम तीसरे प्रयासों की असमानता, जो मनुष्य के अपने वश की बात है, के आधार पर मनुष्य के साथ असमान व्यवहार को उचित ठहराते हैं, वहां प्रथम 2 आधार जो मनुष्य के अपने वश की बातें नहीं है, पर उनके साथ असमान व्यवहार नितांत अनुचित है। अर्थात यहाँ अम्बेडकर जी कहते हैं कि शारीरिक वंश रूप रचना हो, चाहे सामाजिक उत्तराधिकार की बात हो, इस पर मनुष्य का अपना वश नहीं है, लेकिन समान प्रयास करना उस पर तो मनुष्य का अपना वश है। तो वहाँ पर सबको समानता का अवसर मिलना चाहिए, ताकि व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ सके, अपने व्यक्तित्व में निखार ला सके। तो वहाँ पर सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए, वहाँ जो है असमानता नहीं होनी चाहिए। अगर हम प्रयासों के आधार पर, जो मनुष्य के अपने वश की बात है, अगर उसके आधार पर भी हम असमानता करेंगे तो ये निष्पक्ष निर्णय नहीं होगा, ये तो पक्षपात है। तो दूसरे शब्दों में समाज के यदि अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है तो ये संभव है जब समाज के सदस्यों को आरंभ से ही समान अवसर एवं समान व्यवहार उपलब्ध कराए जाए। समता का औचित्य यहीं पर समाप्त नहीं होता, इसका और भी आधार उपलब्ध है। एक राजनीतिज्ञ पुरुष का बहुत बड़ी जनसंख्या से पाला पड़ता है। अपनी जनता से व्यवहार करते समय राजनीतिज्ञ के पास न तो उतना समय होता है, न प्रत्येक के विषय में इतनी जानकारी ही होती है जिससे वह सबकी अलग अलग आवश्यकताओं तथा क्षमताओं के आधार पर वांछित व्यवहार अलग अलग कर सके। वैसे भी आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर भिन्न व्यवहार कितना भी आवश्यक तथा औचित्यपूर्ण क्यों न हो, मानवता के दृष्टिकोण से समाज 2 वर्गों व श्रेणियों में नहीं बांटा जा सकता। ऐसी स्थिति में राजनीतिज्ञ को अपने व्यवहार में एक व्यवहार्य सिद्धांत की आवश्यकता रहती है, और यह व्यवहार्य सिद्धांत यही होता है कि सब मनुष्य के साथ समान व्यवहार किया जाए।
राजनीतिज्ञ यह व्यवहार इसलिए नहीं करता कि सब लोग समान होते हैं, बल्कि इसलिए कि वर्गीकरण एवं श्रेणीकरण संभव होता है। इस प्रकार समता यद्यपि काल्पनिक जगत की वस्तु है, फिर भी राजनीतिज्ञ को सभी परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए उसके लिए यही मार्ग भी रहता है, क्योंकि यही व्यवहारिक है और यही उसके व्यवहार की एकमात्र कसौटी भी है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अंबेडकर जी की कल्पना का जो आदर्श समाज है वो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के सिद्धांतों पर टिका हुआ है। भाईचारे में कहा गया है कि एक व्यक्ति अपने दूसरे साथी के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव रखे। स्वतंत्रता पर है कि व्यक्ति को अपनी क्षमता, अपनी योग्यता, अपनी रुचि के अनुसार काम चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। और समता में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने के अवसर समान मिलने चाहिए, ताकि वो अपनी योग्यता का अधिकतम प्रयोग कर सके, और यही समाज के लिए भी अच्छा होगा। तो बच्चों, यही था उनकी कल्पना का आदर्श समाज। तो यहाँ पे हमारा पाठ खत्म होता है। कल हम मिलेंगे इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए शुभ दिन। धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।